आज समूचे सनातन के लिए बड़ा दिन है। आज भगवान विष्णु के भक्तों को बड़ा उपहार मिला है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ संभल में कल्की मंदिर का शिलान्यास किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कल्की धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णन भी मौजूद रहे। कल्की धाम भगवान विष्णु के दशावतार को समर्पित होगा। इस भव्य मंदिर में भगवान के सभी 10 अवतारों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल्की धाम का जब शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उस दौरान की पहली तस्वीर जब वो मंच पर पहुंचे पूजा पाठ करने के बाद, उसके बाद की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। बहरहाल ये तस्वीरें बहुत ज्यादा खास हो जाती हैं जब शिलान्यास प्रधानमंत्री की ओर से किया गया। आपको एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णन का क्षेत्र है। शिलान्यास के बाद बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे, जिन्हें संबोधित खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अनेक संत, धार्मिक नेता और अन्य गणमान्य लोग शामिल हैं। उत्थानम अधर्मस्य। मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। कल्की धाम के शिलान्यास और इसके महत्व पे ज्यादा बातचीत के जानकारी के लिए बात करते हैं आचार्य संजय शर्मा जी से। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी देखिए, कल्की धाम जो है, कहा जाता है कल्की जो है विष्णु के 10वें अवतार है जो अभी तक प्रकट भी नहीं हुए हैं, और इसका शिलान्यास किया गया। बताइए कुछ इसके बारे में कि कलयुग के अंत में जिस भगवान ने प्रकट होना है उसके लिए अभी से आधारशिला रखी जा रही है, क्यों? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, और जीएनटी के सभी दर्शकों को और आप सबको जो है इस पावन पर्व की शुभकामनाएं, इस शिलान्यास की शुभकामनाएं। कहते हैं कि पहला अवतार जो है मत्स्य का हुआ, फिर कुर्म का हुआ, वरवाह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, और ये अवतार जो है कलिक का अवतार जो है होने जा रहा है। कहते हैं कि जब अभी मोदी जी ने भाषण में भी कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेते भूर्माते संगो अस्तु कर्मणि, और दूसरा कहा कि संभवानी युगे युगे, अर्थात जो है हमारा जो धर्म है, क्योंकि धर्म की जो है स्थापना हो चुकी है। और कलिक अवतार में आपने देखा होगा कि कलिक जो भगवान है वो घोड़े के ऊपर विराजमान होकर के आ रहे हैं। उनके जो 4 पैर हैं उनमें से 3 पैर तो पृथ्वी के ऊपर हैं और जो चौथा पैर है हवा में है। तो कहते हैं कि जैसे जैसे वो पैर झुकता जाएगा, जमीन की तरफ आता जाएगा, तो आप समझे कि कलयुग जो है उसका प्रारंभ हो जाएगा और कलिक जी के अवतार जो है पृथ्वी के ऊपर आ जाएंगे। ये कलिक अवतार है। और आज का जो शिलान्यास मंदिर का जो शुभारंभ मोदी जी ने और प्रमोद कृष्णन जी ने और हमारे जो मुख्यमंत्री जी योगी जी ने जो किया है, वो उनका सौभाग्य है। और अभी इस वक्त जो ग्रह स्थिति है, ग्रहों का जो योग बन रहा है कि लगन में, मैंने पहले भी कहा था कि गुरु लगन में चल रहे हैं, इसलिए धर्म की जो है स्थापना होती जा रही है, मंदिरों का विस्तार होता जा रहा है, और लग रहा है कि भगवान साक्षात जो है पृथ्वी पर जो है विराजमान हो चुके हैं। और ऐसा भव्य समारोह अभी आपने देखा, राम मंदिर का देखा और आबू धाबी के मंदिर का देखा, और एक अब आज जो है एक विशाल जो है समागम
और शिलान्यास हुआ है, तो कहते हैं कि भगवान के जो अवतार है वाकई अवतरण हो चुका है और इस पृथ्वी पर हम लोग सब मिलकर के संकल्प लेते हैं कि जो धर्म की स्थापना जब जब होगी, तो कलयुग क्या है इतनी जल्दी जो है प्रारंभ नहीं होगा और पाप भी इतना नहीं बढ़ेगा। जब धर्म स्थापित हो जाता है, तो कलयुग जो है वो तो कुछ ना कुछ जो है उसके अंश, पाप के अंश कम हो जाते हैं। तो शास्त्रों में भी कहा गया है, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो इति धर्म लक्षणा। तो धर्म को बढ़ाने की बात की जा रही है और आज इस शुभ योग में, क्योंकि आनंद योग है, सोमवार का दिन है, बड़ा ही शुभ अवसर है और शुभ योग चौगड़िया बिल्कुल। देख करके और 10:32 से जो है पहले ये कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। ये बड़े अच्छे योग में हुआ है और चलिए, गुरु जब ठीक तक है। लगन में रहेंगे मई तक, तब तक धर्म की स्थापना होती जाएगी, मंदिरों का निर्माण होता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये जानकारी देने के लिए। तो भगवान विष्णु के कल के अवतार की क्या महत्वता है, ये हमने संजय शर्मा जी से भी जाना। आइए जानते हैं कि कलयुग के अंत में होने वाले भगवान के इस अवतार के बारे में पौराणिक मान्यताएं क्या हैं। देखिए, पुराणों के मुताबिक भगवान विष्णु हर युग के अंत में अवतार लेकर धर्म को पुनर्स्थापित करते हैं, रक्षा करते हैं। अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और अब बारी है 10वें अवतार कल्कि की। इस अवतार के बारे में पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान ये अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म का राज स्थापित करेंगे। हालांकि अभी कलयुग का आधा समय ही बीता है, इसलिए अभी इस अवतार के होने में काफी वक्त है। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के समापन पर भगवान विष्णु का कल्कि रूप का आगमन होगा। पुराणों में इसका उल्लेख है कि हर युग में भगवान का अवतार होता है। स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, कल्कि पुराण में और श्रीमद् भागवत में कि भगवान का अवतार हर युग में होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में उद्घोष किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये जो उद्घोष है भगवान कृष्ण का, इस पर हमें पूरा विश्वास है, इस पर हमारी श्रद्धा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान जहां अपना अवतार लेंगे वहां 68 तीर्थ भी होंगे। ऐसी चर्चा होती रही है कि विश्व में संभल नाम का कोई दूसरा गांव या दूसरी जगह भी हो सकती है, लेकिन इसके जवाब में ये दलील साधु संत देते हैं कि वहां पर गंगा या 68 तीर्थ नहीं है। इसलिए काफी चिंतन के बाद संतों की ओर से ये संभावना जताई गई है कि ये जगह यूपी की संभल हो सकती है। इसी संभल में भगवान कल्कि के दर्शन हो सकते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो ये जो श्लोक है ये हमारे पूरे इस सपने का बेस है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल गांव में होगा। भगवान कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश होगा। ये भगवान के भक्त और वेदों और पुराणों के ज्ञाता होंगे। इनके माता का नाम सुमति होगा। कल्कि भगवान की पत्नी का नाम देवी लक्ष्मी का ही एक अन्य नाम होगा पद्मा। ऐसी भी कथा है कि देवी वैष्णवी यानी माता वैष्णो देवी जो रामावतार के समय से भगवान से विवाह के लिए तपस्या कर रही हैं, उनकी तपस्या कल्कि भगवान पूरी करेंगे और उनसे शादी करेंगे। ऐसी मान्यता है कि इस अवतार में भगवान का वाहन एक सफेद रंग का घोड़ा होगा। ये घोड़ा देवदत्त के नाम से जाना जाएगा। कल्कि भगवान के गुरु भगवान परशुराम जी होंगे। परशुराम जी भगवान विष्णु के ही एक अवतार माने जाते हैं। कहते हैं कि इन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है। इनके निर्देश पर कल्कि भगवान शिव की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर अधर्म का नाश करेंगे। राम अवतार के समान ही कल्कि अवतार में भी भगवान 4 भाई होंगे। इनके अन्य 3 भाइयों के नाम होंगे सुमंत, प्राज्ञ और कवि। अपने इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर भगवान धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार में भगवान के 4 पुत्र होंगे। इनके नाम होंगे जय, विजय, मेघमाल और बलाहक।
पुराणों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग के प्रथम चरण की शुरुआत हो गई है। पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का है। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्कि का अवतार हो जाएगा। पुराणों में भगवान विष्णु के 10वें अवतार की जो तिथि बताई गई है उसके अनुसार भगवान सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कल्कि अवतार में जन्म लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ज्योतिषी शैलेंद्र पांडे ने भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के महत्व को समझाया। आइए देखते हैं भगवान के इस अवतार के बारे में उनका क्या कहना है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के जो अब तक अवतार हुए हैं उसके बाद कलयुग में अब कल की अवतार होगा। कल की अवतार का उद्देश्य भी वही होगा, यानी धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए और जो दुष्ट हैं उनके नाश करने के लिए कल की अवतार होगा। जो दर्शन के विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि कल्कि का अवतार कोई मानवीय अवतार नहीं है, ये एक चेतना का अवतार होगा, यानी लोगों के अंदर ईश्वरीय चेतना जागृत होगी और वही ईश्वरीय चेतना दुनिया भर से पापों का नाश करेगी। और कुछ लोग इसको स्थूल रूप से भी मानते हैं। ये मानते हैं कि जब कल की अवतार होगा तो कल की श्वेत घोड़े पर सवार होकर दोनों हाथों में तलवार लेकर के आएंगे या अस्त्र शस्त्र से युक्त होकर के आएंगे, दुष्टों का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन दोनों ही बातें अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार हैं। चेतना का प्राकट्य भी हो सकता है और कल की मानवीय रूप में भी आ सकते हैं। चलिए अब आपको विस्तार से कल्कि धाम के बारे में बताते हैं, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया है। कल्कि धाम मंदिर दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां भगवान के अवतार लेने से पहले ही उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है। आमतौर पर किसी भी मंदिर में एक गर्भगृह होता है, लेकिन कल्कि धाम मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे। जी हाँ, और इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को स्थापित किया जाएगा। इसी कल्कि धाम में 67 तीर्थ को भी संवारा जाएगा। इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई 109 फीट होगी और 11 फीट के ऊपर मंदिर का चबूतरा बनेगा। इस मंदिर को गुलाबी रंग के उस पत्थर से तैयार किया जा रहा है। ऐसे ही पत्थर का इस्तेमाल अयोध्या के राम मंदिर और सोमनाथ मंदिर को बनाने में भी किया गया था। इस मंदिर में भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। अदिति जी, और इसमें अयोध्या के राम मंदिर की झलक देखने को मिलेगी। मंदिर करीब 5 एकड़ में बनने वाला है और इसे बनाने में करीब 5 साल का समय लग सकता है। बिल्कुल जी। अयोध्या के बाद राजस्थान के पाली के जाड़न आश्रम में लगभग 28 सालों से 250 एकड़ में बन रहा ओम आकृति वाला मंदिर बनकर तैयार है। और आज यहाँ भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होने के लिए बड़े बड़े साधु संतों के साथ विदेशी भक्त भी जुटे हुए हैं। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 10 फरवरी को शुरू हो चुका है, जहाँ कल ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर पे ध्वजा चढ़ाई जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजस्थान के पाली में विश्व का पहला ओम आकार का शिव मंदिर बनकर तैयार है। तीर्थ प्रेरणता श्री अलखपुरी सिद्धपीठ परंपरा के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महेश्वरानंद महाराज ने 40 साल पहले मंदिर बनाने का सपना देखा था, जो आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरा हो रहा है। करीब 250 एकड़ में फैले इस योग मंदिर में 108 कमरे, 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव की 1008 प्रतिमाएं स्थापित हैं। यज्ञ वेदी जैसा 2 मंजिला गुरुकुल, स्वास्तिक के आकार में हॉस्टल और तारानुमा अस्पताल भवन मंदिर में है। मंदिर का शिखर 135 फीट ऊंचा है। पूरे मंदिर परिसर को 2000 स्तंभ पर बनाया गया है। लगातार 28 सालों से काम करने के बाद अब मंदिर ने पूरा ओम आकार ले लिया है। 10 फरवरी से यहाँ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ओम आकार का दुनिया का एकमात्र ये भव्य मंदिर है। मंदिर में पहाड़ और तालाब भी कृत्रिम बनाए गए हैं। आज मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम है,
जिसके लिए देश विदेश के हजारों भक्त मंदिर पहुंचे हैं। कई साधु संतों की उपस्थिति और विशिष्ट मेहमानों के समक्ष ओम मंदिर में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। मंदिर में शिव की कई अभिव्यक्तियों वाली मूर्ति विदेशी भक्तों को खूब भा रही है। मंदिर पर इन विदेशी भक्तों की मौजूदगी में ढोल नगाड़ों के साथ क्रेन के जरिए ध्वजा भी चढ़ाई गई। I'm very thankful to all the Indian culture which he is giving to us and which really made my life. I am disciple of Vishwaguruji more than 40 years. And for me, this Om Ashram and what is the vision of Vishwaguruji, and now finally is here on the earth, this symbol of the Om. It was so strong energy, I feel like, and I feel like something coming from the earth and through me and go to the planets, all of something negative energy. Today here to be happy, to participate on the ceremony, on the yagya, and to feel the spiritual atmosphere. It's so nice to be here, and I'm so thankful to Vishwaguruji. The temple is amazing. We cannot say too much word about this because it's incredible, undescribable. ओम मंदिर में भक्तों को ठहरने और खाने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। विदेशी मेहमानों के लिए 100 स्वीट होम बनाए गए हैं। आश्रम में 3 हेलीपैड भी तैयार करवाए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए ओम आश्रम मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय रंगोली कलाकार राहुल स्वामी ने शिव की आकर्षक रंगोली बनाई है। उन्होंने खास तौर पर शिव के अलग अलग रूपों की रंगोली तैयार की है, जिसे देख हर कोई दांतों तले उंगली दबा रहा है। जाडन आश्रम में ओम आकृति के भव्य और आकर्षक दिखने वाले इस मंदिर का शिलान्यास साल 1995 में हुआ था। बताया जा रहा है कि ओम आकृति के भव्य मंदिर में बाबा भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान धर्म सभा का भी आयोजन किया जाएगा। भारत भूषण जोशी, पाली, गुड न्यूज टुडे। रामलला की दिनचर्या बदल गई है। अब रामलला दोपहर में विश्राम करेंगे, साथ ही राम भक्तों को उनके आराध्य के आसान दर्शन भी मिलेंगे। ऑनलाइन आवेदन के जरिए लोग दोपहर की आरती भी देख पाएंगे। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हर 2 घंटे के स्लॉट में आसान दर्शन के लिए पास जारी किया जा सकेगा। श्री राम की जन्मभूमि से राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। ये खुशखबरी मंदिर में विराजमान रामलला के लिए भी है। अब रामलला दोपहर में विश्राम कर सकेंगे, तो वहीं उनके भक्त सुविधा दर्शन पास के माध्यम से सुगमता से उनके दर्शन कर सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए दर्शन की अवधि बढ़ा दी गई थी, जिससे दोपहर में रामलला को विश्राम नहीं मिल पा रहा था। यही वजह है कि अब दोपहर में 12 बजे से आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और 1 बजे से वापस राम भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन होंगे। इतना ही नहीं, दूर दराज से आने वाले राम भक्त अब अधिक सुगमता से अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक प्रत्येक 2 घंटे के स्लॉट में राम भक्तों को सुगम दर्शन करने के लिए सुविधा दर्शन पास जारी किए जा रहे हैं। प्रत्येक 2 घंटे के स्लॉट के लिए 300 राम भक्त ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चर्चा पहले से भी चल रही थी कि विश्राम बीच में होना चाहिए। आपसे भी इस बात पर चर्चा हुई थी, तो अब ट्रस्ट ने 12 और 1 बजे के बीच में दर्शन को रोक दिया है और भगवान को विश्राम किया जाएगा। उसमें 12 से 12:15 तक आरती होगी, उसके बाद विश्राम होगा। 1 बजे फिर दर्शन के लिए मंदिर उपलब्ध हो जाएगा। और इसी में जो अब एक व्यवस्था की गई है कि आरती ऑनलाइन, दर्शन ऑनलाइन बनने के पास लोग निकाल लें और 2 घंटे का समय दिया गया, उस समय के अंदर आकर के दर्शन कर लें। और काउंटर से भी सुविधा दी गई है कि जो पास हमको निर्गत करने हैं वो काउंटर से जो पहुंच जाएगा उसको पहले प्रथम आवक के हिसाब से उसको निर्मित कर दिया जाएगा। लगभग 150 ऐसे लोग होंगे
जिनको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों के रेफरेंस पर ये पास ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इस तरह लगभग 3000 लोग इस विशेष दर्शन सुविधा पास के जरिए श्री राम मंदिर में रामलला के सुगमता से दर्शन कर सकेंगे। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। भारत आज समंदर में सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहा है। मिलन 2024 युद्ध अभ्यास के लिए 51 देशों की नौसेनाएं हिंद के समंदर में अपना युद्ध कौशल दिखाएंगी। इस युद्ध अभ्यास में भारत समंदर में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। साथ ही नौसेना को दूसरे देशों के साथ बेहतर तालमेल बनाने का मौका भी मिलेगा। हिंद का समंदर देगा नौसेना के शौर्य की गवाही। लहरों के योद्धा देंगे पराक्रम का प्रमाण। जब पूरे लाओ लश्कर के साथ भारतीय नौसेना करेगी सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। समंदर की सतह से आसमान तक नौसेना के जवान जाबाजी की ऐसी तस्वीर पेश करेंगे जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। अभी ये दोनों हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, विक्रमादित्य और विक्रांत, जो इंडिजिनस कैरियर है, वो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इधर मिलन में। तो मिलन में इस बार काफी कंट्रीज भी हैं, 50 कंट्रीज से नेवल रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, 18 शिप्स आए हैं, एक एयरक्राफ्ट भी आ रहा है बाहर से, और हमारे बाकी शिप्स भी होंगे। तो ये एक्सरसाइज सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज होगा जो भारत में कर रहे हैं। मिलन 2024 युद्धाभ्यास का बिगुल बज चुका है। बंगाल की खाड़ी में अगले 9 दिनों तक समंदर में नौसेना के युद्ध कौशल का प्रदर्शन होगा। विशाखापट्टनम के तट पर आज से शुभारंभ हो रहा है मिलन 2024 युद्धाभ्यास का। यह अभ्यास बेहद खास है क्योंकि इसमें 2, 4 या 10 नहीं बल्कि 51 देशों की नौसेना भाग लेने जा रही है। पूरी दुनिया के कई मुल्कों से आए तमाम नौसैनिक इस युद्धाभ्यास में अपनी काबिलियत की नुमाइश करेंगे। हिंदुस्तान का समंदर इन मुल्कों को आपसी तालमेल बढ़ाने का बेहतरीन मौका दे रहा है। भारत की मेजबानी में हो रहे इस विशाल नौसैनिक अभ्यास में अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका का अर्ले बर्ग क्लास का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत यूएसएस हेल्से इस अभ्यास में भाग लेने विशाखापत्तनम पहुंच चुका है। अमेरिका से तनाव के बावजूद रूस की मौजूदगी मिलन 2024 में दिखेगी। वहीं भारत से तनाव के बावजूद मालदीव इस अभ्यास में भाग लेने जा रहा है और हूती विद्रोहियों की हमलावर हरकतों के बावजूद ईरान और यमन भी शामिल होंगे। लेकिन भारत के घोर विरोधी पाकिस्तान और चीन इस नौसैनिक अभ्यास से बाहर हैं। जबकि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे यूरोप के बड़े देशों से लेकर बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड जैसे एशिया के देशों की नौसेनाएं इस अभ्यास में शरीक हो रही हैं। वहीं ब्राजील और पेरू जैसे दक्षिण अमेरिकी देश भी इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। Milan 2024, as you've seen in the presentation, is a much more inclusive event. It's extended we started with the Southeast Asian neighbors, but it's extended to the littoral, and now we've gone on beyond that. And as you saw, we had countries participating from the Pacific Islands, Papua New Guinea, Timor-Leste. We have Fiji on the west coast of Africa. We have Gabon, Tonga. We even have the Canadians coming in this time. So much larger participation. मिलन 2024 अभ्यास 2 चरणों में होगा। इसका हार्बर फेज 19 से 23 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान सांस्कृतिक आदान प्रदान और पेशेवर बातचीत पर फोकस होगा। तो साथ ही साथ समुद्री डकैती, तेल रिसाव और हूती हमलों जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। वहीं समुद्री चरण में समुद्री सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों पर फोकस रहेगा। इस दौरान पायरेसी से निपटने, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन और मानवीय सहायता से जुड़े एक्सरसाइज होंगे। मिलन 2024 के समुद्री चरण में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास की तैयारी है। इस दौरान भारत और दूसरे देशों के युद्धपोत, विमान और जहाज अपने रण कौशल की नुमाइश करेंगे। तो साथ ही साथ पनडुब्बियों और दूसरे हथियारों के संचालन की भी झांकी देखने को मिलेगी। मिलन अभ्यास का ये 12वां संस्करण है, जिसमें रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की झलक मिलेगी। अगर हम
50 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के पर्सनल को हम दिखाएंगे और वो ऑन बोर्ड जाएंगे, देखेंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि क्या क्या हमारा देश का टेक्निकल कैपेबिलिटी है, शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी है और कितना डेवलपमेंट हो रहा है देश में। तो इसलिए हम ये दोनों कैरियर को इधर लेके आए और पर्टिकुलरली विक्रांत को, और ये पहली बार ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ ईस्टर्न सीबोर्ड में ऑपरेट कर रहे हैं और पहली बार ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर अलोंग साइड भी होंगे। समुद्री सुरक्षा के लिए दुनिया के देशों को एक मंच पर लाने के लिए ये खास पहल भारत की ओर से की गई है। यह अभ्यास 1995 में शुरू किया गया था। 2022 में हुए इस अभ्यास में 39 देश शामिल हुए थे। वहीं इस बार इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या 50 से ज्यादा हो गई है। खास बात यह है कि आपसी मतभेद और तनाव के बावजूद कई देश इसमें शामिल हो रहे हैं। लिहाजा चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए साफ संदेश है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना सभी चाहते हैं। Indian Navy transformed from a look east to an act east policy. What has happened in the subsequent editions of Milan, there's been a gradual increase in the participation, and as we have connected over the years with more and more countries, they have been more and more willing to participate and add to the numbers of Milan. मिलन 2024 अभ्यास रक्षा उद्योग में भारत की बढ़ती भागीदारी का भी गवाह बनेगा। इस अभ्यास के दौरान टेक एक्सपो MTEX 24 का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डिफेंस सेक्टर की भारतीय कंपनियों को दुनिया के सामने अपने प्रोडक्ट पेश करने का मौका मिलेगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के रक्षा कवच को और मजबूत बनाने की तैयारी हो गई है। सरकार ने 85,000 करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी दी। इसमें सेना के तीनों अंगों के लिए आधुनिक हथियार और साजो सामान का सौदा किया जाएगा। खास बात यह है कि ज्यादातर सामग्री स्वदेशी होगी। देखिए रिपोर्ट। जमीन से आसमान तक, सरहद से समंदर की गहराइयों तक, जल, थल और नभ में हर मोर्चे पर देश की सामरिक शक्ति बढ़ने जा रही है। अब सेना के हर अंग को सशक्त बनाने की तैयारी हो रही है। इस दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया गया है। इसके लिए अब करीब 85,000 करोड़ के उपकरणों और हथियारों की खरीद को मंजूरी दे दी गई है, जो आने वाले वक्त में भारतीय सेना की सूरत और सीरत बदल देगी। खास बात यह है कि इसमें ज्यादातर खरीद स्वदेशी वेंडर्स से होगी, लिहाजा सेना में आत्मनिर्भरता की झलक मिलेगी। इसमें सबसे खास है थल सेना के लिए होने वाली खरीद। थल सेना के लिए कैनिस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मर लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम खरीदा जाएगा। इसके अलावा भूकंपीय सेंसर वाली 45,000 नई पीढ़ी की एंटी टैंक माइनस की भी खरीद होगी। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि समुद्री सरहदों की सुरक्षा के लिए भी खास उपकरणों और हथियारों की खरीद होगी। नौसेना के लिए 48 भारी वजन वाले टॉर्पीडो खरीदे जाएंगे। ये टॉर्पीडो 6 कलवारी यानी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों में लगाए जाएंगे। इसके अलावा 24 एंटी सबमरीन MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। नौसेना के जहाजों को खतरों से बचाने और शत्रु पनडुब्बियों का पता लगाने वाले एक्टिव टोड एरे सोनार की भी खरीद होगी। सेना की हवाई ताकत को बढ़ाने पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। खासतौर से सरहदी इलाकों में निगरानी और कार्रवाई के लिए वायुसेना को आधुनिकतम प्रौद्योगिकी से लैस करने की तैयारी है। इस कड़ी में वायुसेना के लिए 6 नेत्रमार्क 1A एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम खरीदने की योजना है। इसका मकसद जासूसी और निगरानी है। इससे चीन और पाकिस्तान की सीमा पर नजर रखी जाएगी। 3 सिग्नल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन जैमिंग सिस्टम खरीदे जाएंगे। इसके अलावा
वायुसेना के लिए 6 हवामी ईंधन भरने वाले टैंकर विमान खरीदे जाएंगे। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की निगरानी और सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मध्यम दूरी के समुद्री टोही और बहुउद्देशीय समुद्री विमानों की खरीद को भी हरी झंडी दे दी गई है। भारतीय सेना और अन्य बलों को हर तरह से मजबूत बनाने की तैयारी है। लिहाजा जो खरीद होने वाली है उसकी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। मकसद यही है कि आने वाले समय की चुनौतियों से निपटने के लिए न केवल सेना की ताकत बढ़े बल्कि विदेशी हथियारों और उपकरणों पर निर्भरता भी घट जाए। मनजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल उत्तराखंड तक बर्फबारी का दौर फिर लौट आया है। श्रीनगर में बारिश के साथ बर्फबारी हुई है जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर में गुरेज, सोनमर्ग और गुलमर्ग समेत सभी पर्यटन स्थलों पर सफेदी छाई है। आने वाले दिनों में ये सफेदी की चादर और दूर तक फैली नजर आएगी। उधर हिमाचल के कुल्लू में आज बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। आसमान से गिरती बर्फ की तेज फुहारों ने पूरी वादी को भिगो दिया। सोलंग नाला में सैलानी ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। वहीं हिमाचल के रोहतांग में अटल टनल के पास ताजा बर्फबारी हुई जिससे पूरा इलाका सफेदी की चादर में समा गया। बर्फबारी का दौर चालू। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई और देखते ही देखते कश्मीर की वादियां सफेद चादर से ढक गईं। ये तस्वीरें बांदीपोरा जिले के गुरेज वैली की हैं, जहां आसमान से गिरती बर्फ ने पूरा माहौल खुशनुमा बना दिया। वहां के मकान, मंदिर और मैदान सब कुछ कुदरत की बिछाई सफेद चादर में लिपटे नजर आए। गुरेज में कल शाम से बर्फबारी हुई जिसकी वजह से गुरेज बांडीपुरा का रोड एक बार फिर से बंद हुआ। रिकॉर्ड रहा इस साल गुरेज में भी, और यहाँ के लोग भी खुश थे रोड जब खुला रहता था, क्योंकि वहाँ के लोग भी यहाँ आते थे, यहाँ से भी लोग जाते थे। इस बीच पेड़ों पर जमी बर्फ ने नजारा और हसीन बना दिया। अच्छी बात यह है कि श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में अगले 3 दिनों तक इसी तरह कुदरत मेहरबान रहने वाली है। रविवार सुबह से ही कश्मीर में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही है। श्रीनगर में बारिशों के साथ साथ बर्फबारी हो रही है, जबकि कश्मीर के पर्यटन स्थलों पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग में सुबह से ही ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है। इन सब के बीच मौसम के इस बदलते मिजाज को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन सतर्क हो गया है ताकि घाटी में पहुंचे पर्यटकों का बर्फोत्सव जारी रहे। अशरफ वानी, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे।